नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोजगार विद सूर्या में। दोस्तों, आज हम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के जीवन के रोचक एवं नॉलेज को बढ़ाने वाले तथ्यों पर बात करेंगे। तो आइए इनके जीवन के प्रारंभिक शिक्षा से शुरुआत करते हैं। ये साइड में देख लीजिए, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। आइए इनके प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हेडिंग क्या है? प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ था। कब हुआ था? 11 नवंबर 1959 को हुआ था। उनके पिता का नाम वाई चंद्रचूड़ था। क्या था? उनके पिता का नाम वाई चंद्रचूड़ था और ये भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के कौन मुख्य न्यायाधीश थे? 16वें। उनकी माँ का नाम प्रभा चंद्रचूड़ था। क्या था? प्रभा चंद्रचूड़, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की गायिका थी। CJIDY चंद्रचूड़ ने 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से अर्थशास्त्र और गणित में डिग्री हासिल की। उसके बाद 1982 में दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय से कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1983 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से LLM की डिग्री प्राप्त की, जिसके बाद उन्हें इंडेक्स छात्रवृत्ति मिली और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कोर्स में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए जोसेफ एच बिल पुरस्कार मिला। वे न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए 1986 तक हार्वर्ड में रहे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने महाराष्ट्र बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया। अगला हेडिंग देखते हैं, अधिवक्ता के रूप में कैरियर। CJIDY चंद्रचूड़ का सामाजिक मुद्दों पर ध्यान उनके वकालत के दिनों से ही है, ठीक है। 1997 में तत्कालीन अधिवक्ता डॉक्टर चंद्रचूड़ ने एक मजदूर का प्रतिनिधित्व किया, जिसे HIV एड्स से संक्रमित होने के बाद सार्वजनिक निगम द्वारा आगे रोजगार देने से मना कर दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि केवल HIV एड्स से संक्रमित होना मजदूर के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करने का आधार नहीं है, क्योंकि वह अभी भी अपना काम करने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट था। डॉक्टर चंद्रचूड़ बंधुआ महिला मजदूरों और धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़े मामलों में भी पेश हुए, ठीक है। आगे देखते हैं, एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 1988 से 1997 के बीच में विश्वविद्यालय में तुलनात्मक संवैधानिक कानून के विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण करने कानूनी शिक्षाविदों से जुड़े रहे। और आगे देखते हैं, 1998 में CJIDY चंद्रचूड़ के लिए एक बड़ा साल था। जून में उन्हें सिर्फ 38 साल की उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया। यह पदनाम 40 वर्ष से कम उम्र के अधिवक्ता को शायद ही कभी मिला था और इन्हें 40 वर्ष की उम्र में मिल गया था। इसके अलावा उन्हें भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत होने तक रहे। अगला हेडिंग है, न्यायाधीश के रूप में करियर, जब वे न्यायाधीश बने थे। CJIDY चंद्रचूड़ ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज के तौर पर बिताए अपने समय के बारे में शानदार तरीकों से बात की। उन्होंने जस्टिस रंजना देसाई को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के प्रति अपने दृष्टिकोण में आए बदलाव का श्रेय दिया, जिनके साथ उन्होंने एक आपराधिक बेंच में काम किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जज के तौर पर यह अपने शुरुआती दिनों में सीधे साधे दृष्टिकोण को अपनाया था, लेकिन जस्टिस देसाई से साथ काम करने से उन्हें सामाजिक वास्तविकताओं पर कानून लागू करने के लिए आवश्यक नारीवादी दृष्टिकोण मिला।
यह दृष्टिकोण लेफ्टिनेंट कर्नल नीति शाह 2021 जैसे उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में स्पष्ट है, जहां उन्होंने प्रत्यक्ष भेदभाव की अवधारणा को मान्यता दी और कहा कि महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक दशक से अधिक समय तक रहने के बाद तत्कालीन न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 13 मई 2016 को उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और CJI UU ललित की सेवानिवृत्ति के बाद 9 नवंबर सन 2022 को वे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल की संख्या। ठीक है, अगला हेडिंग क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकाल की संख्या। अब इसे चित्र से समझेंगे, आगे चित्र आएगा उससे समझेंगे। चित्र 1 में CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा अपने सुप्रीम कोर्ट करियर के दौरान लिखे गए निर्णयों की संख्या उन बेंचों की संख्या को दर्शाया गया है जिनका वे हिस्सा रहे थे। देखिए फिगर है, अभी इसे बताएंगे। जिनका वे हिस्सा रहे हैं। ठीक है, 8 साल से कम समय के में CJI DY चंद्रचूड़ ने 597 निर्णय लिखे। कितने लिखे? 597 निर्णय लिखे और 12 से 11 बेंचों का हिस्सा रहे। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजों में CJI DY चंद्रचूड़ ने सबसे ज़्यादा निर्णय लिखे हैं। देखते हैं फिगर, समझते हैं। नंबर ऑफ जजमेंट ऑथोरिटी। ये देखिए फिगर है, ये कितना कौन सा है? जजमेंट ऑथोरिटी है और ये पार्ट ऑफ बेंच है। ये जो है ना कलर, ये पार्ट ऑफ बेंच है ये, और यह और इस साइड वाले जो हैं 28, 32, 74, 126 जो लिखा है ये सब जजमेंट ऑथोरिटी है। ठीक है, CJI DY चंद्रचूड़ के सबसे ज़्यादा फैसले सेवा में थे जो कि 125 हैं और आपराधिक फैसले कितने हैं? 116 हैं। हालांकि उनके सबसे प्रभावशाली फैसले संवैधानिक हैं जो कि 68 हैं, मुद्दों से निपटाने वाले मामलों में लिखे गए थे। फिगर 2 से समझते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ जजमेंट। ये वाला जो खाना है ये कंज्यूमर का है, कंज्यूमर केस है जो कि 50 है, इन्होंने देखे हैं। ये सेकेंड वाला नीला वाला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन वाला है, मतलब संवैधानिक फैसले हैं जो कि 68 हैं। ये सिविल फैसले उन्होंने कितने लिए थे? 75 लिए थे। क्रिमिनल कितने लिए थे? 116 केस क्रिमिनल के थे। सर्विस वाले कितने हैं? 125 केस हैं और अदर कितने थे? 323। उल्लेखनीय निर्णय कौन कौन से लिए हैं उन्होंने? ये था कुछ मामले हैं, केस हैं। अभिराम सिंह बनाम CD कामचेन जो कि 2017 में है। मामले में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ के बहुमत ने माना कि चुनावी उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकते। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस मामले में असहमतिपूर्ण राय दी। उन्होंने व्यापक सांप्रदायिक अपील और शिकायत आधारित सांप्रदायिक अपील के बीच अंतर करते हुए फैसला सुनाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत केवल पूर्व वाली अपीलें प्रतिबंधित है। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि भारत का संविधान निजता के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में खुद और जस्टिस खेयर, जस्टिस RK अग्रवाल और जस्टिस अब्दुल नज़ीर की ओर से बोलते हुए बहुमत से फैसला सुनाया कि उन्होंने निजता और गरिमा के अधिकार को जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग माना है। CJI DY चंद्रचूड़ ने सफीन जहां बनाम अशोकन केस 2018 मामले में हादिया के धर्म और विवाह साथी के चुनाव को सही ठहराया। हादिया ने इस्लाम धर्म अपनाकर याचिकाकर्ता सफीन जहां से शादी कर ली थी, जिस समय उसके माता पिता ने आरोप लगाया था कि उनका ब्रेनवाश किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दोहराया कि विवाह या धर्म में निर्णय लेने का एक वयस्क का अधिकार उसकी निजता के दायरे में आता है।
इसके आगे है वाला केस है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में क्या न्याय दिया। इसमें दिया था न्यायाधीश लोया की मौत की परिस्थितियों की जांच की मांग को खारिज कर दिया गया। न्यायाधीश लोया सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे थे। अगला मामला है दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ, जो कि 2018 में था। अपनी सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उपराज्यपाल दिल्ली के कार्यकारी प्रमुख नहीं है। चूँकि प्रतिनिधि लोकतंत्र कार्यपालिका की एक अनिवार्य विशेषता है, इसलिए इसका नेतृत्व मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से बंधे हैं और संविधान के तहत उनके पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। अगला मामला है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने रोमिला थापर बनाम भारत संघ मामला, जो कि 2018 का है। भारत में भीमा कोरेगांव में कथित तौर पर हिंसा भड़काने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपराधिक साजिश में भाग लेने के आरोप में 5 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मुद्दा यह है कि क्या गिरफ्तारियों ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 का गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जांच एक विशेष जांच दल द्वारा जानी जाती है और जानी चाहिए। अगला मामला है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने नवतेज जौहर बनाम भारत संघ मामले में क्या निर्णय दिया, जो कि 2018 का मामला है। यह भी इस मामले में भी एक अलग सहमति व्यक्त करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया गया और समलैंगिक संभोग को वैध बना दिया गया। उन्होंने धारा 377 को अनाचारी औपनिवेशिक कानून माना, जो समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और निजता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि इस LGBT व्यक्तियों को उनके संवैधानिक अधिकारों की गारंटी देने की दिशा में पहला कदम माना जाता है और माना जा सकता है। अगला मामला है जस्टिस KS पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ। यह भी मामला कौन से सन का है? 2018 का है। इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने एकमात्र असहमति जताते हुए कहा कि आधार को असंवैधानिक रूप से धन विधेयक के रूप में पारित किया गया था। उन्होंने अधिनियम के उन विशिष्ट प्रावधानों पर तर्कों की समीक्षा की जो किसी व्यक्ति की निजता, गरिमा और स्वायत्तता को प्रभावित करते हैं। अगला मामला है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। यह भी मामला है 2018 का। इस मामले में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने व्यभिचार को अपराध मुक्त करने के मामले में बहुमत की राय से सहमति जताई। उन्होंने पाया कि धारा 497 IPC संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। उन्होंने धारा 198(2) CRPC को पढ़ा। उन्होंने कहा कि व्यभिचार को अपराध मुक्त करना पितृसत्तात्मक धारणाओं में निहित है और इसके परिणाम स्वरूप सदियों से महिलाओं को अधीन रखा गया है। अगला मामला देखते हैं इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य। यह मामला 2019 का है। इस मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने माना कि सबरीमाला मंदिर से 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं को बाहर रखना संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि इससे उनकी स्वायत्तता, स्वतंत्रता और गरिमा का हनन होता है। खास तौर पर उन्होंने माना कि यह प्रथा अनुच्छेद 17 का भी उल्लंघन करती है, जो अस्पृश्यता को प्रतिबंधित करता है, क्योंकि यह महिलाओं को अशुद्धता की धारणा प्रदान करता है। अगला मामला है और ये लास्ट मामला है न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ अयोध्या टाइटल विवाद। यह मामला 2019 का है। इस मामले में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के सदस्य भी थे, मतलब 5 न्यायाधीश बैठे थे, उसमें से एक सदस्य थे।
पीठ ने सर्वसम्मति से विवादित भूमि पर मालिकाना हक देने का फैसला किया। जहां कभी ध्वस्त बाबरी मस्जिद खड़ी थी, देवता श्री राम विराजमान को और उन्हें उस स्थान पर एक अलग मंदिर बनाने की अनुमति दी। बाबरी मस्जिद के प्रशासन के प्रभाव सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए एक अलग जगह पर 5 एकड़ ज़मीन दी गई। ठीक है, जो अयोध्या मामला था, अयोध्या मंदिर बना था, वही उसका मामला था ये। तो चलिए अब यह वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं अब। जय हिंद, वंदे मातरम।